हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फा क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है हमारा भारत का गवर्नर जनरल एवं वाइसराय। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखें, एसएससी हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, वहाँ से ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से अक्सर सवाल देखने को मिलता है। तो ज़रूरत है कि इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में अध्ययन किया जाए ताकि आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। साथ ही साथ आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि चूंकि भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय की संख्या लगभग 35 है, तो जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है तो अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आपको ये बात बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप किस टॉपिक को, किस गवर्नर जनरल को अध्ययन करें और किसको आप स्किप कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और जिनसे पूछे जाने की संभावना है आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उन सबको आज के हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, उन सबको हम देखेंगे। लास्ट वीडियो के एंड में मैं क्वेश्चंस का टेस्ट रखूंगा जिसको आपको बहुत ज़रूरी है देना, जहां से आपका ये जो गवर्नर जनरल का टॉपिक है वो आपका पूरे तौर पर, सरसरी तौर पर कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली आज हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स, भारत के गवर्नर जनरल एवं वाइसराय। कि फ्रेंड्स यह मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, आधुनिक भारतीय इतिहास का पार्ट है, तो थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री के बैक में जाते हैं, पीछे जाते हैं और फिर वहाँ से हम कंटिन्यू करके आगे आएंगे। तो आइए समझते हैं कि ये भारत का गवर्नर जनरल वाइसराय, चूंकि नाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, आइए थोड़ा इतिहास में हम चलते हैं पीछे टाइम मशीन लगा करके आपको पीछे चलना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे शॉर्ट में नक्शा बना देता हूँ वर्ल्ड मैप का। अगर आप नक्शा देखेंगे तो अगर ये वर्ल्ड मैप है हमारे पास, ये आई होप कि आपको दिखता होगा, ये वर्ल्ड मैप है। तो वर्ल्ड मैप में ये पोर्शन जो है वो एशिया का पोर्शन है। एशिया में ये हमारा प्यारा भारत, नीचे में वी के आकार का, उसके बगल में आप देखें तो ये यूरोप पड़ जाता है, इसके नीचे ये अफ्रीका आ जाता है, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। तो ये कॉन्टिनेंट्स कुछ है और साथ में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ये नीचे में अंटार्कटिका। तो हमको दो कॉन्टिनेंट से मतलब है, एक कॉन्टिनेंट हमारा एशिया, दूसरा कॉन्टिनेंट है यूरोप, और थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए हम अफ्रीका को भी ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 कॉन्टिनेंट है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे कि किस कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने वर्ल्ड मैप बनाया, वर्ल्ड मैप में मैंने देखा कि ये मेरा एशिया है, ये मेरा यूरोप है और ये इससे नीचे में क्या है, अफ्रीका है, अफ्रीका, और ये हमारा प्यारा भारत यहाँ पे एशिया के नीचे में। अब होता ये है फ्रेंड्स कि एशिया और यूरोप को एक कनेक्शन है जो जोड़ता है, वो शहर है इस्तांबुल। एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले शहर का नाम है इस्तांबुल। वक्त है 1453 की बात है कि तुर्की पे, कुस्तुनतुनिया पे 1453 में ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हो जाता है, आधिपत्य हो जाता है। क्योंकि आपको पता है भारत का व्यापार प्राचीन काल से चलता चला आ रहा है यूरोप के साथ। तो भारत जो है विदेशों से व्यापार प्राचीन काल से करता चला आ रहा है, जिसमें होता यह है 1453 में जिस रास्ते से व्यापार होता था उस रास्ते में ऑटोमन अम्पायर का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। ऑटोमन अम्पायर, जब ये ऑटोमन अम्पायर एस्टैब्लिश हो जाता है तो यूरोप वालों को भारत से व्यापार करने के लिए अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है। कहता है कि मेरे थ्रू आपको व्यापार करना पड़ेगा, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको मेरे थ्रू जाना पड़ेगा, पहले मैं बिजनेस करूंगा उसके बाद आप कर सकते हैं, अन्यथा आपको बिजनेस करना है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा, उसके बाद आप बिजनेस कर सकते हैं। तो ये ऑटोमन अम्पायर, यूरोप वालों को बड़ा दिक्कत हुआ, चूंकि वो सामान लाते, फिर ऑटोमन को टैक्स वगैरह पे करते, फिर अपने यूरोप में बेचते, तो सामान की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। तो इस वजह से क्या हुआ, यूरोप ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया कि हम कोई ऐसा रास्ता खोजते हैं कि क्या हो, ऑटोमन एम्पायर को पे ना करना पड़े टैक्स वगैरह। तो उसने क्या किया, यहाँ से समुद्री मार्ग की खोज की शुरुआत होती है। तो 1453 में ऑटोमन एम्पायर इस्टेब्लिश होता है। इसके बाद यूरोप वाले लोग समुद्री यात्रा की खोज करते हैं, बहुत सारा भौगोलिक खोज होता है, अमेरिका वगैरह का खोज होता है। अगर आप इस कब में देखें तो 1492 में अमेरिका की खोज की। आप बताइए फ्रेंड्स कि अमेरिका की खोज किसने की, तो आपको याद होगा कोलंबस ने की थी। दूसरा 1498, इसके 6 साल के बाद 1498 में वास्को डिगामा भारत के कालीकट में पहुंचता है। तो ये यहाँ से यूरोप से निकलता है, यूरोप से अफ्रीका आता है और अफ्रीका से ये भारत पहुंचता है कालीकट। तो इस तरह से पहला यूरोपीय भारत पहुंचने वाला कौन है, वास्को डिगामा है। वास्को डिगामा भारत पहुंच जाता है। अब भारत से कुछ सामान लेकर के वो कहाँ जाता है, यूरोप में जाता है और बेचता है। बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। मुनाफा होने के बाद क्या होता है, यूरोप के और जो भी देश थे, ब्रिटेन है, फ्रांस है, डच है, उन लोगों को भी लगता है कि हमको भी करना चाहिए बिजनेस, हमको भी मुनाफा होगा, तो हम भी चलते हैं भारत और भारत की तरफ से व्यापार करने के लिए आते हैं। तो होड़ मच जाता है सबका, सब धीरे धीरे एक एक करके भारत
पहुंचने लगते हैं। तो ये शुरुआती क्रम था कि यूरोप वाले भारत क्यों आए। समझ में आ गई बात। वास्को डी गामा आने वाला, अमेरिका 1492 में कोलंबस आने वाला। तो यहां तक तो बात हो गई। अब आए सब। वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का नाविक था, पुर्तगाल से आया था। तो इंग्लैंड वाले को लगा कि हमको भी बिजनेस करना है, हम भी भारत जाएंगे, मुनाफा कमाएंगे। तो फाइनली इंग्लैंड में, ब्रिटेन में उस वक्त की रानी कौन थी? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ ने अपने राज्य से, अपने इस देश से कुछ व्यापारियों को बुलाया। कब बुलाया? 1600 ईस्वी में बुलाया। 1600 ईस्वी में बुला करके अपने व्यापारियों को कहा कि आप लोग जाइए, हम आपको सहयोग करेंगे। आप जाइए भारत, पूर्वी भारत जाइए, पूर्वी क्षेत्र में जाइए और वहाँ से जाकर के आप क्या कीजिए? बिजनेस कीजिए। तो फाइनली 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ के इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, चूंकि भारत यूरोप से पूरब में है इसलिए ईस्ट इंडिया से व्यापार करना था, तो एक कंपनी का निर्माण किया गया जिसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है और वहाँ से इंग्लैंड से कुछ लोग भारत आते हैं बिजनेस करने के लिए। तो ये क्या था? बैक था आपका, कि आपको थोड़ा समझ में आए कि क्यों आए अंग्रेज यहाँ भारत में। तो फाइनली अंग्रेज यहाँ आ जाते हैं 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में आने के बाद वो धीरे धीरे जब व्यापार करने लगते हैं और मुगलिया सल्तनत यहाँ इस्टेब्लिश है उस ज़माने में। आपको पता है 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई, पानीपत का प्रथम युद्ध, और यहाँ से इब्राहिम लोदी हार जाता है और मुगल सल्तनत इस्टेब्लिश होता है। मुगल बादशाह, मुगल। लेकिन मुगल जब चलता है इसमें बहुत सारा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बहुत सारे बादशाह आते हैं, 17 बादशाह आते हैं। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आता है 1707। 1707 में एक होता क्या है कि औरंगजेब बादशाह है जिसकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब बहुत सक्षम बादशाह मुगल अंपायर का, कहते हैं कि औरंगजेब के ज़माने में सबसे बड़ा साम्राज्य था मुगल का। उसके बाद जैसे औरंगजेब मरता है तो आने वाले बादशाह जो उतने सटीक नहीं होते हैं, उतने समझदार, उतने पावरफुल नहीं होते हैं जो पूरे साम्राज्य को संभाल सकें, और फाइनली मुगल अंपायर जो है वो टूटने लगता है, बिखरने लगता है। तो फाइनली मुगल अंपायर 1707 से बिखरना शुरू होता है। अब होता यह है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, वो भारत आए। भारत आकर के उन्होंने जहांगीर से इजाज़त लिया और फिर फाइनली वो मुगल एम्पायर से इजाज़त लेकर के वो भारत से बिजनेस करने लगे। 100 साल के अंदर अंदर देखते हैं कि मुगल एम्पायर जो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे क्रम्बल होने लगता है, टूटने लगता है। वो देखते हैं, जानते हैं कि हम ज़्यादा मजबूत स्थिति में हैं मुगलिया सल्तनत से, तो क्यों ना धीरे धीरे हम भारत के ऊपर क्या कर लें? अधिकार कर लें। और फाइनली इस क्रम में अंग्रेज़ जो है वो व्यापार को छोड़ करके धीरे धीरे भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं और धीरे धीरे भारत के ऊपर अधिकार करने की कोशिश करते हैं। भारत के अधिकार करने की कोशिश में जो भारत में अंग्रेज का लीडर होता है उसी को हम कहते हैं गवर्नर जनरल एवं वाइसराय। अलग अलग नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। गवर्नर किसको कहेंगे, गवर्नर जनरल किसको कहेंगे, वाइसराय किसको कहेंगे, सबको एक एक करके मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ। तो फाइनली जब अंग्रेज चाहते थे भारत के ऊपर अधिकार करना, तो इसमें सबसे पहली लड़ाई होती है 1757 में, 1757 में 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है। आपको याद होगा नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब, प्लासी का युद्ध 1757। इस 1757 प्लासी के युद्ध में होता क्या है, एक तरफ अंग्रेज होता है, एक तरफ बंगाल का नवाब होता है। चूंकि भारत में जो सबसे धनी प्रांत था वो बंगाल था और अंग्रेज चाहता था सबसे पहले हम बंगाल के ऊपर कब्जा करें, तो बंगाल पे कब्जा करने के लिए नवाब सिराजुद्दौला से उसकी लड़ाई होती है। बहुत इतिहास आपने पढ़ा ही होगा, हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, हम बंगाल के गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से अंग्रेज की लड़ाई होती है और नवाब सिराजुद्दौला हार जाता है और फाइनली यहाँ अंग्रेज जीतता है और बंगाल के ऊपर उसका अधिकार हो जाता है। जैसे बंगाल के ऊपर अधिकार होगा, अधिकार करने वाला आदमी है रॉबर्ट क्लाइव। अब बताइए, कोई क्षेत्र है बंगाल, मान लेते हैं ये बंगाल क्षेत्र है और यहाँ कोई बाहर से आया हुआ आदमी जीतेगा, तो इस क्षेत्र को चलाने के लिए एक लीडर चाहिए। कोई भी टीम बिना कैप्टन के तो नहीं चलेगी, तो इस टीम का कैप्टन कौन बनेगा, तो उसको कहा जाता है गवर्नर। कहाँ का गवर्नर, तो बंगाल का गवर्नर। तो हुआ ये 1757 में लड़ाई हुई, 1757 में लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव लड़ाई जीतता है, जीतने के बाद उसको बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है कि वो बंगाल को आराम से अपने एरिया के अंडर में रखे और अपने हिसाब से उसको चलाए। तो फाइनली 1757 से जो 1772 ईस्वी का पीरियड है वो इसको क्या कहते हैं हम, बंगाल का गवर्नर का पीरियड। कौन सा होगा, बंगाल का गवर्नर। कब, 1757 से 1772। अब होता यह है कि रॉबर्ट क्लाइव तो चला रहा था, रॉबर्ट क्लाइव चलाने के बाद वो क्या करता है, इसके आसपास वाला भी क्षेत्र जीतता है, जीतता चला जाता है। तो होता यह है कि रॉबर्ट क्लाइव जब जीतता है
तो एक आदमी इतने बड़े एरिया को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, समझा नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। और उसके बाद एक तरफ यूरोप में इंग्लैंड है, दूसरी तरफ भारत में रॉबर्ट क्लाइव है, तो रिलेट कर पाने में इतनी दूरी थी कि कम्युनिकेट कर पाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो फाइनली डिसीजन तो वहाँ से होना था। तो इंग्लैंड में एक एक्ट आता है जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, ये रेगुलेटिंग एक्ट ये बताता है कि किस तरह से शासन व्यवस्था को भारत में स्थिति को मजबूत करना है। तो फाइनली रेगुलेटिंग एक्ट आता है और भारत के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को, इस बंगाल के गवर्नर को, गवर्नर को, चूंकि बंगाल जीतता है उसके आसपास का क्षेत्र भी जीतता है, तो अब बहुत सारा एरिया हो जाता है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाता है, रेगुलेटिंग एक्ट। और उस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बंगाल का जो गवर्नर होता है और उसके आसपास के क्षेत्र का जो गवर्नर होता है, उसमें से सबसे हेड किसको बना दिया था? बंगाल के गवर्नर जनरल बोला जाता है उसको। क्या बोलते हैं? बंगाल का गवर्नर जनरल। पहले बंगाल का गवर्नर, रेगुलेटिंग एक्ट आया कि किस तरह से रेगुलेट करना है, उसके बाद उसको क्या कहा गया? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया। कब तक, कब से कब तक? तो 1373 से 1832 तक जो गवर्नर का पद था बंगाल का, उसको क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब आगे बात करते हैं 1833 से 1857। आपको याद होगा फ्रेंड्स, 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई। तो 1833 से 1857 ईस्वी तक इसको क्या कहा गया? भारत का गवर्नर जनरल। क्यों? क्योंकि इसमें यह होता है कि 1832 से जो भारत बंगाल का गवर्नर जनरल था और उसने बहुत सारे एरिया को जीत लिया। आपको याद होगा 1764 में एक और लड़ाई, 1764 में, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर से ये डिसाइड हो गया कि पूरे भारत पे कौन हुकूमत करेगा? तो अंग्रेज हुकूमत करेगा। और अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत को जीत रहे थे, जीतते हुए चले जा रहे थे। तो भारत, बंगाल तो एक एरिया था, फिर मद्रास प्रेसिडेंसी जीत गई, उधर से ये प्रेसिडेंसी, जो भी प्रेसिडेंसी जीते तो एक बहुत बड़ा एरिया हो गया। तो सब जगह एक एक लीडर को पहले मान लेते, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ए। अब बहुत सारे लोग हो गए तो लीडर तो कोई एक होता, तो पूरे इसको एक लीडर बनाया गया जिसको क्या कहा गया? भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। तो इस तरह से पद में डिफरेंस आ रहा है। पहले बंगाल का गवर्नर बनाया गया, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बना, उसके बाद बंगाल भारत का गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल में किसको जोड़ दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। अब क्या होगा? आपने देखा होगा कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई और जैसे लड़ाई होता है, क्राउन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बर्खास्त कर देती है। जो कंपनी बनाई थी 1600 ईस्वी में, उसको कंप्लीट तौर पे बैन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और फाइनली डायरेक्ट क्राउन का अधिकार हो जाता है, मतलब रानी का डायरेक्ट अधिकार हो जाता है भारत को। और कहा जाता है कि भारत जो है वो उपनिवेश है ब्रिटेन का, इंग्लैंड का। और यहाँ पे क्या करते हैं? 1757 की लड़ाई के बाद 1858 का अधिनियम आता है, एक कानून आता है और फाइनली उस पद को क्या कर दिया जाता है? वायसराय का पद बना दिया जाता है। वाइस राय बना दिया जाता है। एक सचिव होते हैं जो इंग्लैंड में रहते हैं और उनका जो आदमी होगा वो भारत में जो डील करेगा वो वाइसराय होगा। मतलब एक तरफ इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड, ब्रिटेन जिसको आप कह सकते हैं ब्रिटेन, और एक तरफ भारत है। तो भारत में वाइसराय का पद होगा और यहाँ कौन रहेगा? तो सचिव रहेगा। और ये दोनों मिलकर के भारत को डील करेगा, कम्युनिकेट करेगा। 1858 के अधिनियम से भारत का गवर्नर जनरल वाइसराय बन जाता है। फिर लड़ाई होती है, आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं हम लोग। लड़ने के बाद फाइनली 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। आज़ाद होने के बाद इस वाइसराय के पद को समाप्त कर दिया जाता है और जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं होता है तब तक इस पद को क्या कहते हैं? दोबारा से गवर्नर जनरल का पद कहते हैं। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, आखिरी अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है, जबकि भारत का भारतीय गवर्नर जनरल आखिरी कौन है? तो गोपालाचारी जी हैं। तो इस तरह से जो पद रहा है वो अलग अलग नामों से जाना गया। पहले उसको बंगाल का गवर्नर कहा गया, देन आफ्टर बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, फिर भारत का गवर्नर जनरल बन गया, फिर वाइसराय बन गया, फिर वाइसराय बन गया, फिर से उसको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। अगर आप देखेंगे, संविधान को अध्ययन करेंगे तो ये वही पद है जिसको बाद में आखिर में संविधान जब बन के तैयार होता है तो प्रेसिडेंट का पद बना दिया जाता है। तो भारत के अभी प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपने कुछ डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो मैं वहाँ पे डायरेक्ट 1-to-1 आपको वहाँ पे सॉल्यूशन बताऊंगा या फिर आपका कन्फ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल का बैकग्राउंड, एक पृष्ठभूमि आपके दिमाग में तैयार हो गया होगा कि क्यों भारत का किसी को गवर्नर कहते हैं, गवर्नर जनरल कहते हैं, वाइसराय कहते हैं भारत का गवर्नर। तो ये पूरा का पूरा इतिहास था आपके सामने गवर्नर जनरल का। अब हम अध्ययन करेंगे कि चूंकि भारत के गवर्नर जनरल, वाइसराय, इनकी टोटल संख्या कितनी है? लगभग 35 है।
तो 35 की संख्या में जो 15 है फ्रेंड्स वो अलग है, गवर्नर जनरल है, और 20 जो है वो वाइसराय है। तो इस तरह से हम आगे डील करने की कोशिश करेंगे। इनको दो पार्ट में बांटेंगे, एक को वाइसराय में इस पे पढ़ेंगे, 20 को वाइसराय में, और 15 को हम किस में पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल के इसमें पढ़ेंगे। तो आगे के पार्ट में हम इसमें आगे बात करेंगे कि किस तरह से आपको पढ़ना है, कौन कौन इंपॉर्टेंट वाइसराय गवर्नर है जिनको अध्ययन करना है और किनको आपको स्किप करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको डील करेंगे, और लास्ट में टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं गवर्नर जनरल की तरफ।